हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश दहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल मेंस के जो अभी क्वेश्चंस जो भी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके ही आपके मेंस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आ जाइए भाई। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपको यहाँ से। देखिए, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का कि जहाँ पे ए प्लस बी अगर आपके 90 डिग्री होते हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि साइन ए बराबर होता है कॉस बी के। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि साइन 39, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस इसके 51 के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। इस कॉन्सेप्ट में हम ये करते हैं कि ये जो आपके एंगल हैं ए और बी, इनका जो सम है आपका, इनका जो सम है वो मिलके कितना होना चाहिए, 39 प्लस 51 मिलके कितना हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ यूज हुआ है। तो आप देखिए, ये दोनों तो आपके बराबर ही हो गए, तो ये तो कट गया। ये वाला साइन स्क्वायर 39 है सर, इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर किस में, 39 में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1। तो मेरे भाई यहाँ से आ गया 3/2 और माइनस में आ गया 1। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 1/2। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। बताइए, है बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर एंगल आर 62 डिग्री आपको गिवन है। जो पी क्यू को लंबसम द्विभाजक है एस पर और क्यू आर को टी पर प्रतिच्छेद करता है। यदि एंगल टी पी आर 38 डिग्री है तो एंगल पी क्यू आर का मान बताइए। बढ़िया सा क्वेश्चन है सर, कैसे करिएगा देखिए। सबसे पहले ले लीजिए त्रिभुज आपका, सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे। अब इसमें देखो, सबसे पहले त्रिभुज में देखो क्या दे रखा है, पी क्यू और आर, और आपको गिवन है एंगल आर, और एंगल आर है भाई कितना आपका 62 डिग्री। एंगल आर कितना मेरे भाई 62 डिग्री। बोल रहा है पी क्यू का लंब समद्विभाजक एस पर क्यू आर को टी पर प्रतिशत करता है। तो वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई आपका एक लंब समद्विभाजक है भाई, ठीक है, तो यहाँ तो इसको एस बिंदु पर प्रतिशत करता है और यहाँ पे कर रहा है टी बिंदु पर प्रतिशत। अब लंब समद्विभाजक मतलब ये लंब समद्विभाजक क्या होता है सर, लंब समद्विभाजक आपका होगा, यहाँ समझिए, अगर मान लो लंब समद्विभाजक है ये, फॉर एग्जांपल इसका लंब समद्विभाजक है, तो इसको 90 डिग्री में काटेगा। साथ में ये जो भुजा है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 90 डिग्री में भी काटेगा और इस भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बोलो बात आई समझ में, ये हो जाएगा आपका लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक है भाई, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 90। अब इसके बाद एक चीज़ और दे रखा आपको, और वो क्या बात दे रखा सर आपको, वो आपसे ये बोल रहा है कि क्यू आर को टी पर प्रतिशत करता है। एंगल टी पी आर आपका 38 डिग्री, एंगल टी पी आर तो मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है। तो ये जो एंगल है आपका टी पी आर, ये एंगल आपको 38 डिग्री गिवन है। ये एंगल कितना गिवन है सर आपको 38 डिग्री गिवन है। अच्छा जी, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लें कि अगर ये आपका लंब समद्विभाजक है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो देखो, अगर हम त्रिभुज की बात करें, अगर हम त्रिभुज पी टी क्यू की बात करें, है ना, अगर हम त्रिभुज पी टी क्यू की बात करें, किसकी, त्रिभुज पी टी क्यू की, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका बन रहा है पी टी एस, एक त्रिभुज बन रहा है आपका एस टी क्यू। इन दोनों ही त्रिभुज में एक चीज समझिएगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये वाली भुजा भी बराबर थी, ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो एस ए एस के नियम से ये वाली भुजा भी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये वाली जो साइड है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि ये आपका, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए अगर समझ नहीं आया तो, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये एंगल बराबर, ये भी बराबर, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये आपका समद्विभाजक त्रिभुज बन जाएगा और थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, है ना। समद्विभाजक में आमने सामने के एंगल, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर तो आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो मतलब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। दोनों तरीके से हमने देख लिया, बेसिक से भी और सब दोनों तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये 38 है, ये 62 है, तो भाई ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 100 डिग्री, है ना। बाह्य एंगल की प्रॉपर्टी लग गई कि 38 है और 62 है। कौन सा वाला त्रिभुज भाई, ये वाला त्रिभुज आपका। इस त्रिभुज में लग गई बाह्य एंगल प्रॉपर्टी, 38 62 मिलके कितने हो गए 100 डिग्री। चाहो तो ऐसा कर लो कि एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो गया 50 डिग्री, ये 50, ये 90, तो ये बन गया 40 डिग्री। बोलो बात आई समझ में, या फिर ऐसे कर लो
ये 62 है, ये 38 है, तो ये हो जाएगा कितना, बाहर वाला हो गया 100। तो जो 80-80 होगा ये दोनों में बराबर बराबर बटेगा, तो ये 40 तो ये भी 40, खत्म कहानी। यहाँ से आपका आंसर आया 40 डिग्री। बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दिया, समझ में आई कहानी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है। देखो एक तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज की, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज जो आपका होता है, इसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। समबाहु त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये जो आपका केंद्रक होता है, यही आपका केंद्रक होता है, यही आपका ऑर्थो सेंटर होता है, यही आपका सरकम सेंटर होता है ना, यही आपका ये ऑर्थो सेंटर होता है, यही आपका सरकम सेंटर होता है, यही आपका इन सेंटर होता है, सब कुछ आपका यही होता है। मतलब जो आपका, अगर आप इसको ढंग से देखें तो अगर आप यहाँ से इसको बना लें, फिर अगर आप अंदर से ये बना लें, फिर आप लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर ये सब बना लें, सब कुछ आपका कहाँ होता है सर, मध्य बिंदु में ही होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सेंट्रॉइड त्रिभुज के केंद्रक में ही आपका सब कुछ होगा। परिकेंद्र हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सब कुछ आपका कहाँ होगा, मध्य बिंदु में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर डेटा सेट है तो आपसे बोला गया है कि इसका मॉड, मॉड मतलब बहुलक, है ना, बहुलक कितना गिवन है आपको, 26। क्योंकि 26 आपको गिवन है, आप इसमें देखिए कौन सी ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही होगा 26। तो क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा, A+6, 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 तो A+6 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 26, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, कहानी खत्म। एक ही मान तो निकालना है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों, राइट। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपनी का 5 मद A B C D और E पर व्यय क्रमशः 3:5:7:11 और एक आपका मिसिंग है, के अनुपात में है। E पर व्यय A और D पर व्यय के समांतर माध्य के बराबर, मतलब एवरेज की बात कर रहा है। यदि C पर व्यय B पर व्यय से 1800 रुपये अधिक है, 18,000 रुपये अधिक है, तो कंपनी का कुल व्यय ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे ये जो आपको बोल रहा है, ये जो है आपका, तो ये हो गया A का, ये हो गया B का, ये हो गया C का, ये हो गया D का। तो E का जो है, E का जो व्यय है वो A और D के व्यय के माध्य के बराबर है, A और D। तो A और D आपका ये हो गया 11 + 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। ए और डी ही बोला है, ए और डी ही बोला है, ए और डी ही बोला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14, 14/2 मतलब कितना मेरे भाई, 7। तो ये निकल के आ गया कितना बताइए, 7। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A/B/C/D/E, ये निकल के आ गया आपका 3/5/7/11/7। टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा बताइए, ये टोटल आपका हो जाएगा 5 3 8 और 7 15, 15 और 11 7 कितना हो जाएगा 18। तो 15 15 30 और 3 33, कितना हो जाएगा सर आपका 33। टोटल हमारा हो रहा है 33। बोला है कि सी पर व्यय बी पर व्यय से 18,000 रुपये अधिक है। सी पर व्यय जो है बी पर व्यय से, बी और सी डिफरेंस दे रखा, कितना दे रखा बताओ, 2। 2 की वैल्यू कितनी बोलो तो 18,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोनों के 18,000, 9,000। तो पूछा है, तो क्या पूछा है, तो कंपनी का कुल व्यय बताओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9,000। तो टोटल व्यय आपका हो जाएगा 33 इंटू में 9,000। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर, 2970000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। बताओ, बहुत आसान सा नहीं क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था सर, सबको बन गया होगा क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसे उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत कटाव करके 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक अक्ष के साथ एक कटाव है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखो सबसे बड़ी बात तो एक चीज समझिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है कि एक गोला है सर आपका, एक गोला है। अब वो गोला को बोल रहा है कि आपको ऐसे उसको कटाव करना है, लंबवत कटाव करना है। ठीक है, कितने कटाव करना है, उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत कटाव करना है ना। तो ये आपको ऐसे करके 3 कटाव करना है। हम एक कट की बात समझते हैं पहले। तो अगर आप मान लो ये एक कट लगाते हो उस पर, तो एक कट लगाने से देखो हो क्या रहा है,
एक कट अगर आप लगा रहे हो तो देखो यहाँ से एक कट भैया अगर आपने लगाया तो एक आपका ये सरफेस बन गया, एक आपका ये सरफेस बन गया। तो एक कट लगाने से दो सरफेस जो हैं आपके वो क्या हो जा रहे हैं, दो सरफेस निकल के आ रहे हैं। एक कट लगाने से दो सरफेस निकल के आ रहे हैं। बोलो बात आई समझ में? तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, दो पाई आर स्क्वायर आपका निकल के आ गया। ठीक, तो आप यहाँ से एक बेसिक बोल सकते हो सर कि एक कट अगर लगता है तो ऐड हो जाते हैं कितने, दो सरफेस। कितने, एक कट अगर ऐड हो, एक कट आते हैं तो एक कट के कारण कितने ऐड हो जाते हैं सर, दो सरफेस। ठीक है सर, दो सरफेस। अब आप यहाँ पे बोलिए आपके कितने कट हैं, तो वो सर तीन कट है, तो इंटू में तीन कर दीजिए, तो टोटल कितने सरफेस हो गए सर आपके, छह सरफेस। बोलो बात आई समझ में? चलिए तो आप यहाँ पे देखिए, तो हमने निकाला सर टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या एरिया क्या हो जाएगा सर आपका, 4 पाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कितना जुड़ जाएगा बताओ यहाँ पे, छः पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे और ये टोटल का, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। आपको प्रत्येक का निकालना है, ईच का निकालना है ना, आपको निकालना है ईच का। तो टोटल कितने कट लगे थे सर, 8 कट। तो 4 पाई, ये टोटल हो जाएगा आपका 10 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा सर कितना आपका, 8। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये आपका था सर बेसिक। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या काम करोगे, समझ में आया? चलिए, तो 8 से डिवाइड करना, पाई की वैल्यू उसने नहीं सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप क्या काम करो, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 चौके 8, 2 5 10, तो ये 5, पाई तो साथ में चल ही रहा है ना। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितना गिवन है भाई, 21। तो 21 इंटू 21 मतलब 441, 441 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे आपको ना पॉइंट में दे रखा आंसर। यहाँ देखो अगर इसको आप देखोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और मतलब पॉइंट करोगे तो 110 समथिंग में आपका कट रहा है ना। पॉइंट में जाओ, 110 ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं थोड़े से। 110, 110 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा 550 से तो प्लस में ही आएगा, और 550 से प्लस में एक ही आंसर दिख रहा है आपको नज़दीक में, बिल्कुल कौन सा, 151.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी बी पर 90 डिग्री का कोण है। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो केंद्रक जी और लंब केंद्र एच के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। ये आपने जिससे भी पढ़ा होगा, ये आपको सभी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, है ना। ये नहीं बोल सकते कि इनने नहीं पढ़ाया, इनने नहीं पढ़ाया, जिससे भी आपने पढ़ा होगा ये हर कोई ये कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है भैया आपका, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, जो बी पे समकोण है। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर तो ए बी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई, और बी सी आपका 8 है, तो आप सीधी सीधी बताइए 6 है 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अब बोल रहे तो केंद्रक जी और लंब केंद्र एच की बीच की दूरी है। अब बताइए यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो वो आपसे बोल रहा है, तो केंद्रक जी, देखो एक समकोण त्रिभुज है तो जी कहाँ होगा बताओ, केंद्रक जी आपका ये हो जाएगा। और लंब केंद्र, लंब केंद्र कहाँ होता है हमेशा, समकोण पे। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र मतलब जिसको आप एच से दर्शाते हो, लंब केंद्र जिसे आप एच से दर्शाते हो, तो वो आपसे बोल रहा है बी और जी के बीच की दूरी बताइए, आपसे ये बोला है। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि सर ये अगर समकोण त्रिभुज है ना, ये आपकी एक, ये समकोण त्रिभुज है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा, तो ये 5 और 5, तो फिर ये भी आपका टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल आपका हो जाएगा ये भी 5। अगर ये केंद्रक है तो हमेशा याद रखना, केंद्रक त्रिज्या को 2:1 में बांटता है। कितने रेशो वन में बांटता है, 2:1 में बांटता है। मतलब टोटल की वैल्यू कितनी है सर, ये जो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी बीजी की। तो बीजी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, टोटल वैल्यू है आपकी कितनी, टोटल वैल्यू है आपकी 3, जो किसकी वैल्यू हो गई 5 की, और इंटू में निकालना है 2, मतलब 5 दूनी 10/3। ये आपका राइट आंसर है ना। इतना आसान क्वेश्चन आपको और क्या मिलेगा सर। देखिए भाई, एक पिरामिड की ऊंचाई 8 मीटर है और पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण रूट में 512 है। पिरामिड का अनुमानित आयतन आपको निकालना है। अब देखो आपको पिरामिड का आयतन निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है। पिरामिड का वॉल्यूम होता है सर 1/3 एरिया,
ऑफ बेस इंटू में होता है सर हाइट, इंटू में क्या होता है आपका हाइट। ये आपका हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम में आपका 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये हो गया सर। ठीक है, बोल रहा पिरामिड की जो ऊंचाई है सर वो दे रखी है आपको 8 मीटर। पिरामिड की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब पिरामिड का जो बेस है वो बेस आपका एक वर्ग है, पिरामिड का जो बेस है वो क्या है सर, आपका एक वर्ग है। और आपको गिवन है, देखिए पिरामिड अगर ये वर्ग की बात करें तो ये आपकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और ये जो विकर्ण है, जो आपका विकर्ण होने वाला है डी, वो हो जाएगा √2 इंटू में ए। बताओ कोई दिक्कत है? और आपको यही गिवन है कि √2 इंटू में ए इज इक्वल टू है 512। ठीक, अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो सर कि 512 है तो ये होता है 512 जो होता है वो होता है 2 की पावर 9। आप बोल सकते हो ये 2 की पावर 8 हो गया और इंटू में 2 बच गया। 2 की पावर 8 बाहर आएगा, 2 की पावर 4 4 हो जाएगा, जो 2 की पावर 4 होता है 16, और ये हो जाएगा √2। और ये √2 ए आपका चला आ रहा है, √2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भुजा निकल गई वर्ग की 16। अब आपसे बोल रहा है कि अनुमानित आयतन, तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आपका। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे वॉल्यूम में तो हो जाएगा 1/3। एरिया ऑफ बेस अगर वर्ग है तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर 256। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में हाइट, और हाइट कितनी गिवन है भाई आपके पास, 8। बस अब यहाँ से सर कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। तो हो जाएगा ये आपका 3×8 = 24 और 3×5 = 15 समथिंग। तो हो जाएगा आपका 58 40 का 50 4 64 और एक 65 650। एक मिनट रुकिए, अनुमानित निकालना, ओके अनुमानित निकालना। तो आप देखिए लगभग इसका 3 से काटेंगे तो 3×8 = 24 बचा एक, मैंने कुछ गलत कर दिया, 3×5 = 15। ठीक है, पॉइंट में कुछ और आएगा। अब 8 करेंगे तो 88 64 64683 आएगा सर। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 683 आएगा, और कुछ है नहीं ऑप्शन में, नज़दीक में ही है। ठीक है मेरे भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज के 3 फलक के विकर्ण रेखाएं जो एक ही कोने पर मिलती हैं और क्रमशः रूट में 15 सेंटीमीटर, रूट में 10 सेंटीमीटर, रूट में 13 सेंटीमीटर है, इस समांतर चतुर्भुज का आयतन क्या होगा, आपसे पूछा है। देखो आयताकार की बात कर रहा है वो, है ना। एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ आपको। कुछ आयताकार हमें दिख जाए। देखिए जैसे ये देखिए, मान लो ये आयताकार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके 3 सतह रहेगी, कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, 3 सतह रहेगी, इन्हीं के क्या रहेंगे, डायगोनल्स। तो वो आपको डायगोनल्स गिवन है, आपको क्या गिवन है, उन्हीं फलक के डायगोनल्स। तो डायगोनल आपको दे रखे हैं √15, √10 और √13। ठीक है, क्लियर है क्या, √15 है या √5 है सर, ये √15 √10 और √13। √15 नहीं होना चाहिए, एक मिनट रुकिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये √5 है ना, ये √5 है, ये रूट क्या है सर आपका 5 है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कर तो ये भी सकते हैं, कुछ बड़ा हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये √5 √10 √13 दे रखे, मतलब ये जो विकर्ण आपके बनेंगे, ठीक है, जो विकर्ण आपके बनेंगे, मान लो एक एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, जैसे ये विकर्ण है तो ये मान लो लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो विकर्ण क्या होगा सर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। यही होगा नहीं होगा बताइए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, और रूट में रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो है आपका, ये क्या है सर, एक तरीके से ये L² प्लस B² है, जो कितना दे रखा आपको 5। ये आपका B² प्लस H² होगा, ये आपका B² प्लस में H² होगा, जो गिवन है आपका 10। फिर जो आपका H² प्लस L² होगा, और जो आपका कितना गिवन है 13, है ना। ये 13 क्यों हो गया, क्योंकि ये L² प्लस B² की वैल्यू थी आपकी √5, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो फिर L² प्लस B² इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। क्लियर है क्या, ठीक। तो अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया बेसिक मेथड, अगर वैल्यूज आपकी आसान है, जो आप आसानी से समझ पा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे L को ले लिए 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 5 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो सर ये 2 दूनी 4 है ना। अब ब्रेड्थ आपका कितना है, ब्रेड्थ आपका 2 है, तो ये 2 दूनी 4, इसको ऐसे कीजिए,
अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1। तो अगर ये 1 है तो 2 दूनी 4 1 5 हो गए। अगर ये 1 है तो इसको बनाना पड़ेगा 3, 3 3 और 1 10। फिर अगर ये आपका h अगर आपका 3 है, 3 3 9 हो जाता है 9, तो ये हो जाएगा l 2 दूनी 4 और 4 13। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? तो लेंथ निकल ये 2, ब्रेड्थ निकल गई कितनी बताइए 1, और h निकल गई आपके पास कितनी 3। तो h आपके पास निकल गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है आयतन, तो आयतन कितना होता है बताइए? 2 इंटू एल बी एच। आयतन कितना होता है? एल इंटू बी इंटू में एच, जो कि हो जाएगा 2 3 6। आंसर आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक अप्रोच। ये क्या हो गया भी आपका एक अप्रोच हो गया। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको मान लो कुछ बड़ा डेटा गिवन हो जाए कि 5 10 और 13, सबसे पहले क्या काम करिए? सबसे पहले जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे, ये हो गई आपकी सेकंड मेथड है ना, और ये हो गई आपकी ट्रिक। तो सेकंड मेथड अगर आप करेंगे तो जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको 5 10 और 13, इसका स्क्वायर करके लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा। स्क्वायर करके हो जाएगा 5 10 13। अब आपको क्या काम करना है? यहाँ पे आप एक काम करिए कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए। 5 और 10 कितना हो गया? 15। 15 को जोड़ के 13 से घटाई कितना आ जाएगा? 15 में से 13 गए 2। फिर आपको क्या काम करना है? 10 और 13 को जोड़िए। 10 और 13 को जोड़ेंगे 23, 23 से 5 गए तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब इनको जोड़िए। 13 5 18, 18 में से 10 गए तो कितना हो जाएगा? 8। मतलब किसी दो को जोड़ना है और तीसरे को घटाना है, किसी दो को जोड़ना तीसरे को घटाना। तो ये हो जाएगा 18 144, जिससे आएगा 18 144। ठीक है, और ये 2 है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 8 दूनी 16, मतलब 18 8 है ना, ये सही हो गया। 5 और 10 15, 15 में से 13 गए तो कितना जाएगा? 2। तो हो जाएगा 8 दूनी 16 या 18 144, 144 इंटू में 2, तो हो जाता है 12 बाहर आएगा, और √2। क्या हो गया? यहाँ से कुछ तो गलत कर रहे हैं। 2 12, 36 आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक में ध्यान रखना। ट्रिक में, हाँ ट्रिक में मैं एक चीज़ भूल गया। ट्रिक में भाई 8 करना है डिवाइड में। ट्रिक में क्या करना है आपको? यहाँ पे डिवाइड करना है 8 से। ट्रिक में क्या करना है? डिवाइड करना है 8 से। बस कहानी खत्म। यहाँ से देखो, ये 8 से 8 कैंसिल, 18 दूनी 36, 36 बाहर निकल के कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है। ये होगी सेकंड मेथड। ठीक है, ये होगी सेकंड मेथड। अगर कुछ बड़े डेटा आ जाते हैं तो फिर आपको इस मेथड से करना है भाई। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका थोड़ा बड़े लेवल का क्वेश्चन है। ये आपसे बोल रहा है कि 1 2 3 से लेकर 100 तक की संख्याएं ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझना है सर यहाँ पे, कि यहाँ पे एक नोट करके एक रूल लिख लीजिए कि किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के ही 3 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? 3 भाजक हो सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है, मान लो आपका, जैसे मैंने बोला कि 3 है, तो आप 3 का पहले स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब इसके अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से भाजक बनेंगे बताओ? एक तो आपका हो जाएगा एक हो जाएगा 3, और एक हो जाएगा खुद क्या? 9। ऐसे करके आप देखेंगे तो इनमें पहले कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर, देखो एक तो आपका हो जाएगा 2 प्राइम नंबर है, फिर आपका एक 3 प्राइम नंबर है, फिर आपका एक 4 प्राइम नंबर, ये 100 तक आना चाहिए। ठीक है, 4 4 चौके 16, फिर एक 5 5 25, फिर 6 6 चिंग 36। ओ सॉरी, 6 कहाँ से जाएगा? 4 5, फिर 4 कहाँ से? एक 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद हो गया सर 5, तो 3 कितने बाद हो गया? 5, 5 के बाद देखेंगे तो हो गया 7, 7 से 49। ठीक है, फिर हो जाएगा 7 के बाद, अगर आप देखेंगे तो 7 के बाद क्या हो जाएगा? 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है, 10 नहीं है, हो जाएगा 11। पर 11 का जब आप वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा सर 121। पर 121 तक की तो कहानी है ही नहीं। कहानी कहाँ तक है? 100 तक है। 1 2 3 4, 4 ही ऐसे नंबर है सर। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2√3 गिवन है और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू आपसे पूछा है। और ये आपको बढ़िया तरीके से पता होगा कि सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर के होता है तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू आपका होता है के क्यू माइनस में 3 × के। ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़े, ये हर कोई पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 2√3 का होल क्यू माइनस में हो जाएगा 3 × 2√3 हो जाएगा सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, ये हो जाएगा सर 24√3 माइनस में 3 दूनी 6√3 कितना हो जाएगा 18√3। यही आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसी से भी पढ़े, ये हर एक टीचर आपको ये क्वेश्चन कराएगा भाई। चलो देखिए, एक नंबर आपको दे रखे हैं 3x माइनस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 18 वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, तो के का मान बताइए। ऐसे कर सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई हल नहीं, क्या होता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, ठीक है। ये आपको यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3/9 बराबर k/18, तो हो जाएगा 3 × 9 3 × 18, के की वैल्यू कितनी होगी बताइए 6। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ से कि 48,000 रुपये की राशि है। कितने की राशि है मेरे भाई, 48,000 की राशि है, ठीक है, जिसको ABC में विभाजित किया जाता है 3:4:5 के अनुपात में, और बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, ठीक है। बी का हिस्सा तो ये हो गई A/B/C, 3:4:5 है। टोटल 4800 रुपये की राशि, तो 4 3 7 5 12, टोटल कितना 3:4 अनुपात अगर आपका 5 गिवन है तो ये हो जाएगा A/B/C, ठीक है। और टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, और ये 12 की वैल्यू ही कितनी गिवन है 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौके 48। बोलो बात ऐसी समझो। अब यहाँ से बोल रहा है बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा है, जो बी का हिस्सा है वो ए से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है, तो बोलोगे 1 रुपये अधिक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हमारी 400 ही है, आंसर आ जाएगा 400। तो दिक्कत बताओ, यहाँ तक बेसिक सा क्वेश्चन है सर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के देखा जाए तो बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। क्वेश्चन अगर ठीक ठाक है तो मेंसुरेशन के ही क्वेश्चन आपके ठीक ठाक है। देखो साइन थीटा अपॉन में एक्स कॉस थीटा अपॉन बाय, तो साइन थीटा अपॉन में कर लीजिए आप कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर एक्स अपॉन में बाय। अब मुझे बताइए ये क्या होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन बाय, मतलब ये जो भाई साहब आपका निकल चुका है ये निकल गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो बताओ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट बताइए ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से ये निकालना आपको, तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना मेरे भाई एक्स अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर कॉस थीटा होता है आपका बेस मतलब बाय, बाय अपॉन में हाइपोटेनस मतलब कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन आपका। तो ये जो आ जाएगा आंसर आपका एक्स माइनस बाय, क्या आएगा सर एक्स माइनस बाय रूट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में बाय स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, यही आपका बनेगा राइट आंसर। कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। चलो भाई, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं, तो वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर क्यू की जगह में आर आ जाता है। अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 और दिनों में पूरा कर लें, 8 और दिनों में पूरा कर लें, तो आर अकेला उस काम का 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो पी और क्यू मिलकर अलग अलग, पी अगर पी अलग काम करेगा तो 20 दिनों में काम हो जाएगा, क्यू अगर अलग काम करेगा तो काम 30 दिनों में हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में। सबसे पहले टोटल काम निकालो, टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई 60, तो 20 दिया 60 मतलब पी की एफिशिएंसी, 30 दूनी 60 मतलब ये हो गई आपकी क्यू की एफिशिएंसी। बोलो बात आई समझ में। अरे बात आई कि नहीं समझ में, ठीक। अब वो आपसे बोल रहा है कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते, कौन पी और क्यू। ये कितने दिन तक काम करेंगे 6 दिनों तक। अगर ये पी और क्यू 6 दिनों तक काम करेंगे भाई, तो 3 और 2 5, 6 पंचे 30, मतलब कितना यूनिट काम हो जाएगा बताइए 30 यूनिट काम आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई रिमेनिंग कितना बचा बताइए, रिमेनिंग बचा आपका 30 यूनिट। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, फिर वो आपसे बोल रहा है कि और क्यू की जगह में करते हैं, फिर क्यू की जगह में आर आ जाता है, मतलब अभी क्यू हट गया तो यहाँ से
अब इस काम को करने के लिए पी की जगह क्यू की जगह में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। अभी आर के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। और अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर कितने 8 दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं सर, ये 8 दिनों में कर रहे हैं, 8 और डेज में कर रहे हैं सर काम आपका। ठीक है, तो हमें आर की एफिशिएंसी निकालना, सीधा सीधा बात ये है। तो देखो 30 यूनिट आपका रिमेनिंग काम है, पी और आर की निकालना हमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में, देखो एफिशिएंसी इंटू में डेज इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। अगर मुझे किसी की एफिशिएंसी निकालना, टोटल वर्क अपॉन में क्या कर दूंगा यहाँ से डेज, तो 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, है ना, और 2 से काटोगे तो कितना 15, 15/4 आपका आ गया। अब बताओ यहाँ पी की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी 3, तो ये हो जाएगा 15/4 माइनस में 3 मतलब 4 थी अब 12, 15 में से 12 के तो बचेगा 3/4। तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी हो कितनी की सर आपकी 3/4 ही होगी। अब मुझे निकालना आर अकेला उस काम का 60%, तो 60% कितना हो जाएगा सर 60, 60 का 60% कितना 3/5, और आर की एफिशिएंसी कितनी दे रखी बताओ 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका आर का काम। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, तो यही तो निकालना था भाई। तो 5 से काट दो कितने बार चला जाएगा 12 बार, 3 से काट दो 3, 4 आ जाएगा ऊपर, आंसर आ जाएगा 48। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका ये, है ना। इस क्वेश्चन को आपको करना है, करिए जरा बनाइए। ठीक है, बना पाएंगे आप सब ये क्वेश्चन, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको सबको ये पता है सर कि 16 पॉइंट, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि 16.6666% जो अगर आता है ना, इन्फिनिट तक जाता रहता है, तो इसी को परसेंटेज को ही तो हम बोलते हैं ना, मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि 16.67%, इसी को आप बोलते हो 16 से ही 2/3%, इसका मतलब ही होता है 1/6। तो ये जो 16.66 करके जो अनंत तक जाता है, इसी का परसेंटेज ही अपना कितना है 1/6 होता है। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि परसेंटेज का मैं यहाँ पे अपॉन में कर दूँ, मतलब 16.66 है और ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मैं अगर यहाँ पे अपॉन कर दूँ 100, तो ये बन क्या जाएगा, देखो ये फिर 0.2 पॉइंट आपका खसक जाएगा यहाँ जीरो के कारण, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। बताओ इसका मतलब भी कितना आएगा 1/6 ही होगा ना, बस ये आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी भाई कितनी है, तो 2 पॉइंट खसक जाएगी, तो मतलब वैल्यू किसकी है आपकी, अगर 16 पॉइंट में जाए तो हो जाएगी 1/6 की वैल्यू। ठीक है, कितने की वैल्यू हो जाएगी सर 1/6 की वैल्यू। फिर ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 83, 83 मतलब होता है सर 5/6, कितना 5/6, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 33 मतलब कितना 1/3, है ना। अब इसको ना पलटा दो आप, जैसे ये लिखा 22, 22 होता 2/9, तो ये हो जाएगा कुछ 9/2, है ना, ये हो जाएगा कितना 2/3 मतलब 3/2। ठीक है, ये 2/3, ये हो जाएगा आपका 2/9। हाँ जी, ये हो गया 12.5 मतलब 1/8 मतलब 8/1। बस अब काटे पीटी कर लो, हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई देखो ये 3 3 9, ये 3 दूनी 6, ठीक है, ये आपका ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से 2, 5/2 मतलब 2.5। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बनेगा बी आपका राइट आंसर भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी वृत्त की जीवा परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है भाई, तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात बताइए। देखिए अगर मान लो कोई आपका वृत्त है और ये हो गई भाई साहब आपकी जीवा, वो ये बोल रहा है कि जो वृत्त की जीवा है ये परिधि पर कितना कोण बना रही है, ये परिधि पर कोण बना रही है भाई कितना, वृत्त की जो जीवा है मान लो ये ए बी कॉर्ड है आपकी, ये बना रही है 60 डिग्री का। तो बताओ अगर ये परिधि पर कोई जीवा अगर परिधि पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये जो है आपकी केंद्र पर, कहाँ पे मेरे भाई, केंद्र पर कितना कोण बनाएगी बताओ, ये बनाएगी केंद्र पर, ये 60 डिग्री है तो ये केंद्र है ओ, इस पे बनाएगी 120 डिग्री। कितना बनाएगी 120 डिग्री। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 120 डिग्री अगर ये बना रही है, तो ये जो रेशो होगा 1 और √3 का होगा। तो ये जो हो गई आपकी रेडियस, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया √3। तो आपसे वही तो पूछ रहा है 1:√3, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। अगर ये नहीं हो पाता है फिर आप यहाँ से इसको, ये 90 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, और इससे भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है मेरे भाई, अरे समझ में आया नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समुच्चय आपका 1 2 3 से लेकर 120 में ऐसी संख्या, पता नहीं कुछ गलत लिख गया है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाज्य है लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है? मतलब 6 और 8 से विभाज्य तो होना चाहिए भाई, पर 24 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन कि 120 तो आपकी संख्या है, तो 6 से विभाज्य संख्या निकालना है तो कैसे करोगे? 120 बटे 6 कर दोगे, कितनी हो जाएगी बताओ? 20 संख्या। फिर आपको निकालना है किससे? 8 से विभाज्य, तो फिर क्या कर दोगे? 120 बटे 8, तो कितनी होगी बताओ? 15 संख्या। अब ये तो विभाज्य है, अब आपको निकालना 24 से विभाज्य नहीं है, तो 24 से विभाज्य क्या है सर? नहीं है, तो हो जाएगा 120 बटे 24, मतलब कितनी? 5 संख्या। ठीक, तो ये तो विभाज्य नहीं है आपकी, तो क्या काम करो, ये तो विभाज्य वाली थी, इससे 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 15। इससे 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 10। टोटल देख लो कितना हो गया आपका? 25। तो आंसर आ जाएगा 25 और अपॉन में 120। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत ऐसा है कि उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप इतनी है। अगर इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को, देखो आयत है आपका एक, सीधा सीधा ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आयत की भुजाओं को मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है। तो याद रखना आपको कि अगर टोटल आयत का क्षेत्रफल 48 है, तो अगर मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं? मध्य बिंदु को मिला देते हैं, तो उसको मिलाकर एक समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है इस 48 का ही क्या होता है? आधा होता है। कितना आंसर आ जाएगा? 24। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है सर आपका प्रिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन और बहुत आए हैं इस बार प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक समकोण डी प्रिज्म का आधार समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा जो असमानांतर भुजाएं हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, वो 13 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन भी आपको गिवन है 3240। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है सर, एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो आपको बेस है वो बेस है आपका समलंब चतुर्भुज। बेस क्या है बताइए? समलंब चतुर्भुज। तो क्यों ना पहले समलंब चतुर्भुज को सॉल्व किया जाए। देखिए ये जो समलंब चतुर्भुज है, जो बेस है पिरामिड का, वो आपका है समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर गिवन है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपको, ये जो नॉन पैरेलल साइड हैं, ये जो टोटल है आपको नीचे, ये आपको गिवन है 20। नॉन पैरेलल साइड दोनों आपकी बराबर हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, तो ये 13 हो गई और ये 13 हो गई। बोलो बात आई समझ में? अब मेरे भाई यहाँ से आपको गिवन है क्या? ये आपको गिवन है कितना, है ना? तो आप यहाँ से समझिए कि हमें निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई, ठीक है, तो और मैंने यहाँ से एक ऊंचाई डाला, तो भाई ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? ये 10 है, तो ये भी 10 हो गया। तो फिर बचा कितना? 10, तो ये 5 और ये 5। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आप देखोगे ये आपका क्या बन गया सर? एक आपका बन गया पर समकोण त्रिभुज। तो ये 13 है, ये 5 है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 12। मतलब मेरे भाई हाइट कितनी आ गई बताइए? 12 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई है तो बताओ इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकाल के रख लीजिए। एरिया कितना होता है बताइए इसका? 1/2, है ना? दोनों को जोड़ लो, नॉन पैरेलल साइड हो जाएगी 20 और 10 मिलके कितना? 30। ठीक है, और इंटू में हाइट, हाइट कितनी है भाई? 12। ये हो जाएगा आपका 2 छिक्के 12 और 6 3 18, 180 आपकी हो चुकी है ये, है ना? 180 आपका आ गया है सर यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का एरिया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? एक चीज़ आपकी ये, ठीक है भाई। अब आपको एक चीज़ और गिवन है सर, आपको 3240 गिवन है पिरामिड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको गिवन है कितना? 3240। वॉल्यूम आपको गिवन है 3240। तो भाई एक चीज़ बताओ, वॉल्यूम होता कितना है? तो वॉल्यूम आपका होता है बेस एरिया और इंटू में हाइट। ठीक, यही होता है बेस एरिया। कितना बताओ? वॉल्यूम आपका यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होता है बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया कितना बताइए? बेस का एरिया अभी निकाला आपने 180, ये 180 हो गया, और इंटू में हाइट, हाइट इंटू में हाइट 3240। को जीरो से जीरो कैंसिल, ये पूरा पूरा 18 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? क्योंकि 18 का ही तो स्क्वायर है। तो कैपिटल हाइट मतलब पिरामिड की हाइट कितनी आ गई बताइए? 18। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब आपको निकालना है टी एस ए।
तो टीएसए निकालने के लिए क्या करना होता है बताइए? टीएसए निकालने के लिए पहले आपको एलएसए का निकालना पड़ेगा और प्लस में 2 बेस एरिया। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है फॉर्मूलेज वगैरह तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं होगा। तो देखो एलएसए क्या हो जाएगा? एलएसए इन सबको जोड़ दीजिए आप, 10 और 20 30 और 13 13 26, कितना हो गया 56, कितना हो गया सर 56 इंटू में हाइट, हाइट कितनी बताइए 18, प्लस में 2 इंटू बेस एरिया आपका 180 मतलब 360। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लीजिए एक बार, अलग अलग आ रही है, मतलब 8 का 8 मतलब यूनिट डिजिट जो आ रही है आपकी कितनी आ रही 8 आ रही। तो सर ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर, 1368 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या बनेगा राइट आंसर। है आसान क्वेश्चन। आसान तब है जब आपको एक तो कॉन्सेप्ट पता है, आपने कभी न कभी पहले पढ़ रखा है पिरामिड के बारे में, आपको वॉल्यूम पता है, एलएसए पता है, टीएसए पता है ना, ये सब चीज़ें अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं, अगर वो पता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनने वाली। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। देखो भाई, एक अर्धगोला टैंक पानी से भरा हुआ है, एक अर्धगोला है जो टैंक, जो अर्धगोला टैंक है एक पानी से भरा हुआ है, एक पाइप से जुड़ा हुआ जो इसे 7 सेकंड की दर से खाली करता है। अगर टैंक की अंदरूनी रेडियस 2.1 मीटर है तो टैंक को आधा खाली करने में लगभग कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को समझेंगे कि सर एक अर्धगोला है। अब अर्धगोला का सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे सर अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई कितना होता है 2/3। अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3 क्या होता है पाई आर क्यू। अब यहाँ देखिए सारे आंसर आपके मिनट, मतलब यहाँ पे पाई लेना पड़ेगा आपको, पाई तो है नहीं, तो पाई है तो 22/7 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 22/7, तो 2/3 22/7। आर क्यू मतलब कितना हो गया 2.1 गुणा 2.1 और गुणा 2.1। ठीक है, यही होता है आपको वॉल्यूम। अब बोल रहा आधा खाली करना है, कितना खाली करना है आपको आधा, तो डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पूरा अर्धगोले का वॉल्यूम हुआ है जिसको आधा खाली करना। कितना समय लगेगा है ना, कितना समय लगेगा अगर जो इसे 7 सेकंड की दर से खाली करता है, जो इसे 7 सेकंड की दर से खाली करता है, कितने टाइम से खाली करता है भाई 7 सेकंड की दर से खाली करता है। अब देखो ये सेकंड में, हमें आंसर मिनट में लाना, इंटू क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 60 करना पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में सबको आया होगा। अब देखो ये सब कुछ निकल के आया है मीटर क्यूब में, इसमें निकल के आया है मीटर क्यूब में, आंसर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मिनट में लीटर में। तो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000। भाई एग्जामिनर बड़ा दयावान है, जिसने आपको 1 मीटर क्यूब बराबर कितना दे रखा है 1000 लीटर। नहीं देता तो पता होना चाहिए था, ये तो आंसर नहीं आता। चलिए आप देखिए ये 2.1 के जो 3 हैं आपके पॉइंट, इससे 1000 खत्म। ठीक है, ये आपका 7 दिया 21 और 3 से ये आपका 20 बार चला गया, ये 30 21 से 30 21 चला गया। ठीक, 2 से देखोगे तो 2 से 2 चला गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से, देखो 2 1 कम 2 करेंगे यहाँ से तो कितना चल जाएगा ये 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो आपके पास बचा 11 कम 11 के 1 बचा है, 11 दूनी 22 और 1 23, 23.1 मिनट मतलब 23 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है सर, क्लियर है क्या? चलिए बढ़िया। देखिए भाई, एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। देखो एक और पिरामिड का क्वेश्चन आ गया आपका बढ़िया सा, कि एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है नहीं भाई बताओ, और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भाई गिवन दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है पिरामिड का आयतन बताओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या काम करो, एक समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले देखो एक है समबाहु त्रिभुज। अगर एक समबाहु त्रिभुज रहेगा जिसकी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, ठीक है भाई, और हाइट आपको और गिवन है इसकी कितनी है, इसकी हाइट है आपको 24। अच्छा, तो इसका एरिया कितना होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है √3/4 a², √3/4 a² मतलब कितना, तो बोलोगे 10 और 10 मिलके 100, ये हो जाएगा आपका 25 कितना हो जाएगा बताओ 25 √3। बोलो दिक्कत है यहाँ तक कोई, है ना। अभी ये आपका पिरामिड का क्या था, बेस एरिया था। अब बात कर रहा वो कि पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे 1/3 होगा, इंटू में बेस एरिया और इंटू में हो जाएगा हाइट। देखो 1/3 हुआ, बेस एरिया आपको गिवन है 25 √3 और भाई हाइट आपको गिवन है कितनी 24, तो 3 8 24 और 25 8 होता है 200।
200√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक ही दो क्वेश्चन आ रखे हैं जो बहुत आसान आसान लेवल के हैं। क्वेश्चन आपके थोड़ी बहुत जो अच्छे लेवल के आए थे वो थे आपके पिरामिड से। ठीक है, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक तो चाहो आप इसमें बेसिक लगा लो और एक चाहो तो आप थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो, है ना। थीटा की अगर आप वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप थीटा की वैल्यू पुट करते हो इसमें 45 डिग्री, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस में ये हो जाएगा 1/√2 मतलब 1/2। तो 1 से 1/2 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/2 ही बचेगा। फिर नीचे देख लो, यहाँ 2 tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और cot स्क्वायर थीटा 1, 2 और 2 4, तो हो जाएगा ये 1/8। कितना हो जाएगा ये 1/8। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 1/8। tan स्क्वायर 1/√2। ठीक है, अब ये देख लो, अगर इसको आप रखोगे साइन की पावर मतलब ये तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं। साइन की पावर 6 है मतलब √1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6, 6 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 8 आएगा क्योंकि 6 है, √2 है। √2 अगर आपको देखोगे √2 करने से कितना हो जाएगा 1/8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट। अगर आप चाहो तो बेसिक भी लगा सकते हो, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा है ना अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा रख के भी करोगे तो भी आंसर आपका आएगा बेसिक से। सर ये अच्छा तरीका है, क्यों ही करना इतना बेसिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए बी और सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को 50% बचाता है, बी अपनी पूंजी का 1/3 घटाता है और सी अपनी पूंजी अपरिवर्तित रखता है। तो वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 33,000 रुपये है तो बी का हिस्सा ज्ञात कर। देखो ये तो और आसान सा क्वेश्चन है भाई आपका, है ना। ये तो और आसान सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ बोल रहा है एक हो गया आपका ए भाई साहब, एक है आपका बी और एक है आपका सी। देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो भाई निवेश करा दो सबसे पहले आप। ए ने किया 2 रुपये निवेश, बी ने किया 3 रुपये निवेश और सी ने किया 5 रुपये निवेश। ठीक है, अब देखो 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ाता है। तो देखो 4 महीने बाद मतलब 4 महीने तक तो ये कितना रुपए था 2 रुपये ही लगा के बैठा था। 4 महीने के बाद कितना बढ़ा दिया तो 50%। 2 का 50% बढ़ाएगा मतलब 2 का 50% कितना हो गया 1 हो गया, तो बढ़ा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 का जब आप 50% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगले कितने महीने चलेगा बताओ, वो 8 महीने चलेगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक, जब तो 8 और 4 मिलकर 12 महीने हो गए। ठीक, फिर बोल रहा है बी अपनी पूंजी का 1/3 घटाता है। ठीक है, बी अपनी पूंजी का 1/3 घटाता है और सी अपनी पूंजी अपरिवर्तित रखता है। तो मतलब सेम वही है, ए 4 महीने बाद ए और बी दोनों की कहानी दे रखा है। ठीक है, 4 महीने बाद दोनों की कहानी दे रखा है। तो बी अगर यहाँ से 4 महीने तक इनने इतने ही पैसे लगाए और उसके बाद ये क्या कर रहा है घटा रहा है, मतलब घटा रहा है मतलब 1/3 घटाएगा मतलब 1 घट जाएगा। तो कितना 1 घट गया तो कितना आ गया 2, और ये कितना रहेगा आपका 8 तक रहेगा। और ये आपका टोटल कितना रहेगा 12 महीने तक ये अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है। बस खत्म क्वेश्चन भाई, यहाँ से मेरे भाई खत्म क्वेश्चन। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 8 4 12 मतलब कितना 32, 4 तिया 12, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 28 और 12 पंचे 60। ठीक है भाई, तो काट लो इसको भी, किससे कट जाएगा बताओ ये। 4 8 32, 4 7 28 और 15 चौके 60। ये टोटल आपका रेशो आ गया 7 7 15 15 मतलब कितना 30। टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बताइए 30 रुपए का। तो कुल लाभ कितना बोल रहा है 3300, मतलब 30 की वैल्यू कितनी दे रखा है 33,000 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3 मतलब 1100। आपसे पूछा क्या है बी का हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1100 मतलब 7,700 रुपये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलेंगे मेरे भाई, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का दिख रहा है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। ठीक है, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 15,625 की राशि 1 साल 6 महीने में 19,683 हो जाती है,
यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो इससे आसान क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से और क्या ही आएगा भाई। देखो टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 मंथ। तो मेरे भाई बताओ कितना हो जाएगा। 1 साल मतलब आपका 1 साल 6 महीने आपको दे रखा है। टोटल अगर महीनों में देखा जाए तो कितने महीने दे रखे हैं आपको, 18 मंथ। ठीक है भाई 18 मंथ। यदि ब्याज 6 महीनों में मतलब अर्धवार्षिक है तो बताओ स्लॉट कितने बन जाएंगे। तो 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 3 स्लॉट। कितने स्लॉट बनेंगे भाई, 3 स्लॉट आपके बन जाएंगे। बोलो बात आई समझ में। तो देखो 15,625 प्रिंसिपल है आपका कितना, पर अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल है आपका 15,625 जो कितना है 19,683। तो बताओ 3 साल का अगर स्लॉट बन रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, क्यूब रूट। 15,625 आपका होता है 25 का। और देखो अगर हम अब इससे ज़्यादा ही है 15,000 तो देखो 26 का तो होगा नहीं, 26 का क्यों तो 6 ही आएगा डिजिट में। पर अगर आप 27 का क्यों करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343 मतलब 3 डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा 27 का क्यों। 25 से 27 हो रहा भाई। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, रेट ही तो निकालना है। कितना बढ़ा तो बोलोगे सर 2 बढ़ गया। किससे बढ़ गया तो बोलोगे सर 25 से बढ़ गया। इंटू में हो गया मेरा भाई 100%। 25 चौके 100 4 दूनी 8% आपका निकल के आया। पर जो 8% निकल के आ रहा है हाफ ईयरली रेट है। 8% जो निकल के आया वो क्या है आपकी हाफ ईयरली। देखो करते क्या हम बेसिक से, जैसे मान लो रेट आपको गिवन है कैसे एनुअली वार्षिक गिवन है, तो आप इसको हाफ ईयरली कैसे बनाते हो, आप बोलते हो R/2 है ना। हाफ ईयरली आपको कैसे बनाते हो इसको कि R/12 इंटू में करते हो 6 महीने से मल्टीप्लाई, तब जाके कितनी हो जाती है R/2। अब आपको गिवन है R/2 तो R/2 से हमें R में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, R/2 गिवन हमें कितना 8%, तो R कितना हो जाएगा 8 दूनी 16% पर एनम। ठीक है भाई, तो 16% पर एनम आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन मानों का एक समूह x1 x2 से लेके xn का मानक विचरण मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 5 मानों से, मतलब जितने भी मान हैं जो n तक गए थे उन सभी मानों में से अगर हम 7 7 घटाते हैं, कितने घटाते हैं सर 7 7 घटाते हैं, तो मानक विचलन क्या होगा। याद रखिएगा कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो मानक विचलन आपका होता है, मानक विचलन सिर्फ गुणा करने पे ही आपका चेंज होगा। माइनस क्योंकि आप सेम सेम घटा रहे हैं सब में, तो मानक विचलन आपका परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नो चेंज। तो जो मानक विचलन आपका n संख्याओं के लिए 5 था, सभी संख्याओं से आप 7 7 घटा रहे हैं, तो भी आपका मानक विचलन कितना रहेगा सर 5 का 5 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, सिर्फ गुणा करोगे तो मानक विचलन चेंज होगा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। देख लो, किराने का सामान पर 5 परिवारों का साप्ताहिक व्यय डॉलरों में, परिवार ए का 250 रुपये, परिवार बी का 400 रुपये, परिवार सी का 350, परिवार डी का 500 रुपये और परिवार ई का है 300 रुपीज़। तो औसत व्यय, औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार। तो सबसे पहले देखो औसत व्यय निकाल लो, कहानी थोड़ी समझ में जाएगी। देखो क्या होता है औसत व्यय, है ना, एवरेज निकाल लो इन सबका, सबको जोड़ लो भाई कितना हो रहा है। देखो ये 200 है, 200 400 600 600 300 900, ये 1000 हो गया, 1000 5 1500 300 1800, कितना हो गया सर आपका ये 1800। डिवाइड बाई कितना करोगे, 1 2 3 4 और 5, 5 डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा बताओ, 5 दिया 15, 3 बचेगा 5 के 30, 360 रुपये आपका आया सर एवरेज। कितना आया एवरेज व्यय, कितना है एक्सपेंडिचर 360 रुपये। औसत से अधिक खर्च करने वालों का परिवार, तो पहला तो 360 है, तो देखो एक ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब बोला है कि औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार, औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार कौन सा रहेगा बताओ, 360 रुपये। ये तो कम खर्च कर रहा है, ये नहीं हो सकता। ये आपका ज़्यादा खर्च कर रहा है बी, है ना, ये आपका कम खर्च कर रहा है, ये ज़्यादा खर्च कर रहा है, ये भी आपका कम खर्च कर रहा है। बी और डी कहाँ गया भाई, बी और डी। अच्छा, अंतर निकालना है तो कितना है, बी और डी है, और बी और डी, बी कितना है डी कितना है 500 और बी कितना है तो बोलो साढ़े, नहीं बी कितना है 400, अंतर हो जाएगा। एक मिनट को, डी नहीं नहीं अलग अलग आंसर निकालना है। ये पहले बोला औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार, तो वो आंसर है बी और डी। ठीक है ये हो गया। फिर बोल रहा है उच्चतम और निम्नतम व्यय के बीच का अंतर, उच्चतम और न्यूनतम व्यय, उच्चतम व्यय और न्यूनतम व्यय, तो उच्चतम व्यय किसका है भाई 500 रुपये, और न्यूनतम व्यय क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 250 रुपये, तो 250 250 250 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो बी और डी और 250 का अंतर, 360 औसत से ज़्यादा आय वालों का परिवार बी और डी, और अंतर है आपका 250।
ठीक है भाई, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, ये तो इसी को इंग्लिश क्वेश्चन है। आ जाइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक क्लास में टेस्ट में स्टूडेंट को 50 में से मिले मार्क्स दिए गए हैं तो नीचे दिए गए डेटा का मीडियन ज्ञात कीजिए। आपको मीडियन निकालना है। अच्छा, मीडियन कैसे निकालते हैं सर? देखिए, ये आपके नंबर दे रखे हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? ये आएगा 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, और 25 और 5 आ जाएगा 30। अब जो आपकी मीडियन रहती है ना सर, वो जो आपका 30 आया, 30 डिवाइड बाई अगर आप 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो मतलब जो भी आपका मीडियन होगा वो 15वें अंक के बीच में होगा। और 15वां अंक आपको कहाँ दिख रहा है सर? ये आपका 13, यहाँ समथिंग होगा आपका 20 और 30 के बीच 15वां। ठीक है, तो और इत्तेफाक से आपका जो आंसर है वो आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर होगा 20 से 30 के बीच में, जो एक ही ऑप्शन में है 23.3। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखिए, बोला दी गई टेबल अलग अलग उम्र के ग्रुप के लोगों की संख्या दिखाती है, दिए गए लोगों का औसत उम्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर हैं सर, तो पूरा पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं। ठीक है, आप क्या काम करो, सबसे पहले इनका एवरेज निकाल लो। तो ये अगर आप इसका एवरेज सब ग्रुप निकालेंगे तो 25 27, मतलब ये 27 हो गया। ये हो गया आपका सर 32। ये हो गया आपका कितना? 37। ठीक है, ये हो गया आपका 42। हो गया आपका 47। ये हो गया आपका 53, 52 सॉरी। ये हो गया आपका 55, 57। ठीक है, आप क्या काम करो, एक एवरेज आपको दिख रहा है 40 42 के बीच में, तो हमने एक एवरेज मान लिया कि फॉर एग्जांपल एवरेज कितना है सर? 40 है। ठीक है, तो आप देखो, अब 40 अगर एवरेज है, 40 से अगर ये 27 है तो कितना ज़्यादा है सर? 27। देखो 27 आपका 13, 13 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में 130, कम है सर ये तो ना, माइनस में 130। ठीक है, माइनस में 130, ये कितना हो जाएगा? 32। 40 से जो 32 है आपका 8 कम है माइनस में, तो माइनस 12 8 96 हो गया। 40 से 37 आपका 3 कम है तो 8 3 24 हो गया। 40 से 42 2 ज़्यादा है तो 5 दूनी 10 हो गया। 40 से 47 7 ज़्यादा है तो 15 7 105 हो गया। 40 से 52 कितना ज़्यादा सर? ये आपका 12, 120 हो गया। ठीक है, 40 से ज़्यादा 17, तो 15 इंटू 17 हो गया, मतलब 15 15 225, 15 दूनी 30, 255 प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे। आप यहाँ पे देखिए कितना 130 है ना, 120 और 10 मिलके हो गए 130, ये खत्म। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, माइनस में क्या? देखो ये 6 4 10 का शून्य बचा, 9 2 और 11, 120 आ गया माइनस में। ठीक है, और 120 में से 105 गया तो बचा 15, तो माइनस में 15 है ना, सब घटा के कितना बचा? माइनस में 15। माइनस 15 ये है, और ये कितना हो जाएगा? 255, तो 240, ये प्लस आ जाएगा 240। ठीक है, ठीक है भाई, है ना, प्लस 240। अब देखो 40 से ज़्यादा आंसर आएगा जो भी होगा, कितना हो जाएगा? देखो ये 10 और 10 20 और 12, 10 और 10 20, ये 30 30 5 35 35 40, 15 15 30 70 75 आ जाएगा सर टोटल। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा इस, लगभग आप देखेंगे इसको काटेंगे भी तो लगभग 3 समथिंग में जाएगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है? सब दूरी दिख रहे हैं, तो 43.2 ईयर, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा सर आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? तो ऐसे करना, अगर सबका आप निकालते रहेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक आपके गिवन है। आपसे पूछा गया है कि अंकों का बहुलक बताइए। अब मुझे बताइए अंकों का बहुलक, अगर आपको कोई नंबर्स गिवन है और आपको बहुलक निकालना है, मॉड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं सर? मॉड मतलब ऐसा, बहुलक मतलब वो संख्या जो संख्या आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से कौन सी संख्या दिख रही? 7। देखो 7, 7 और 7 3 बार हो गई, तो जो आंसर में 8 दिख रहा है ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या बी हो सकता है। फिर आगे आ जाओ। फिर बोला है कि औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे पहले इनका एवरेज निकाल लो आप। ठीक है, या तो सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर लो। तो हमने अगर माना इसको डिवीजन से करें कि मानो 7 एवरेज है, तो कितना हो जाएगा? देखो ये -2 है, ये +1 है, ये तो 0 हो गया, ये आपका +2 है ना, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका +1 है, हाँ जी, और ये +3 है। देखो +1 से -1 खत्म, +2 से -2 खत्म, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया? 4।
और संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4/9। ठीक है, तो देखो जो भी आंसर, जो भी एवरेज होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, सीधी बात है, 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा वाली संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है और चार संख्या, तो यही आपका राइट आंसर है ना। 7 बहुलक है और संख्या 4 है, 7 बहुलक है, संख्या आपकी 4 है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपके एसएससी सीजीएल मेंस के सभी 30 क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है जी, कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ऐसे लेक्चर अगर आपको और चाहिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अप्रोच पसंद आ रही, तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है कि सर ऐसे ही लेक्चर्स और आते रहें। और अगर आप छिंदवाड़ा में हैं, आसपास है कहीं यहाँ पे, और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच के लिए आप छिंदवाड़ा में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर चर्च गेट के सामने आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट से आपको एक ऑफिस सेंटर मिल जाएगा। वहाँ आके आप सारी डिटेल, वो भी जो डिटेल है उस डिटेल को हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि बैच की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।